बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ माय फेवरेट ऑर्गेनेली। तो आज हम देखेंगे कि मेरी फेवरेट ऑर्गेनेली ये क्यों है और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से सेल में आया, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये सारा इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ कि व्हाट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल नेम है जिसका सिंगुलर है माइटोकॉन्ड्रियन। ये कौन से दो अल्फाज से मिलकर बना है? माइटोस मींस थ्रेड या फ्लैटेंड, कॉन्ड्रियन मींस ट्यूबुलर या ग्रेनुलर। मींस ट्यूबुलर फ्लैटेंड स्ट्रक्चर इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रियन। ये इसके ज़ाहिरी अपीयरेंस की वजह से इसको जो नाम दिया गया है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, कि ये थ्रेड लाइक भी है, ट्यूबुलर भी है, फ्लैटेंड भी है, फीतानुमा भी है और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर भी है। तो आगे इसके जब हम स्ट्रक्चर में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसको ये नाम क्यों दिया गया है। नेक्स्ट, अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें तो इसको फर्स्ट सीन 1850 में पहले देखा गया। कहां पर? इन मसल सेल्स, बट नॉट डिस्कस्ड नॉर आइडेंटिफाइड। क्या मतलब है? मीन्स कि सबसे पहले साइंटिस्ट ने इनको 1850 में मसल्स के सेल्स में देखा कि कुछ ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन ना तो किसी ने इसके ऊपर इतना गौर किया और ना ही इसको जो है आइडेंटिफाई किया कि ये क्या चीज़ है और क्या बला है। तो डिस्कवर्ड एंड आइडेंटिफाइड, किसने डिस्कवर किया और आइडेंटिफाई किया? एल्बर्ट वान कॉलिकर। एल्बर्ट वान कॉलिकर ने डिस्कवर किया और आइडेंटिफाई भी किया 1857 में, और इस स्ट्रक्चर को इन्होंने नाम दिया एनर्जाइजर का। एल्बर्ट वान कॉलिकर ने जब 1857 में यही स्ट्रक्चर्स देखे तो उन्होंने उसका फंक्शन देख लिया कि वो एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है, सो दैट्स व्हाई उन्होंने उसको नाम दिया एनर्जाइजर का। तो अब नेक्स्ट, रीडिस्कवर्ड एंड री आइडेंटिफाइड, दोबारा डिस्कवर किया गया और दोबारा एक्सप्लेन किया गया, आइडेंटिफाई किया गया बाय कौन? रिचर्ड अल्टमैन। रिचर्ड अल्टमैन 1886। इन्होंने इसको नाम दिया बायोब्लास्ट का। बायोब्लास्ट का नाम क्यों दिया? क्योंकि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, लेकिन क्या है? लिविंग बॉडी है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग लिविंग बॉडी को बायोब्लास्ट कहा जाता है और इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को ये नाम दिया। आप कह सकते हैं कि 1857 से लेकर 1886 तक, 1886 तक माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर कोई काम नहीं हुआ था। कॉलिकर के बाद कोई भी नहीं आया था कि जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर कोई काम किया हो या कोई और चीज उसके अंदर डिस्कस की हो। सो रिचर्ड अल्टमैन ने जब इसके ऊपर दोबारा काम किया तो वो एक तरह से रीडिस्कवरी था माइटोकॉन्ड्रिया का, क्योंकि लोग उसको भूल चुके थे। उन्होंने उसको दोबारा डिस्कवर किया और दोबारा आइडेंटिफाई किया और उसको नाम जो है एनर्जाइजर के बजाय उन्होंने उसको क्या नाम दिया? बायोब्लास्ट का नाम दिया। बायो का मतलब है लिविंग बॉडी या लाइफ, और ब्लास्ट का मतलब है रेप्लिकेटिंग, या ब्लास्ट का मतलब है रप्चर होना, डिवाइड होना। सो ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि खुद ब खुद डिवाइड हो सकता है और लिविंग है। लिविंग क्यों है? क्योंकि इनके अंदर अपना डीएनए पाया जाता है। सो इस वजह से रिचर्ड अल्टमैन ने इसको नाम दिया बायोब्लास्ट का, सेल्फ रेप्लिकेटिंग लिविंग बॉडी। नेक्स्ट, रीनेम्ड, दोबारा इसको नाम दिया गया। किसने नाम दिया? कार्ल बेंडे ने। कब दिया? 1898 में इसको नाम दिया गया माइटोकॉन्ड्रियन का। कार्ल बेंडे साहब आए 1898 में, 1898 में वो आए और उन्होंने कहा कि माइटोकॉन्ड्रियन जो बायोब्लास्ट है इसका नाम बायोब्लास्ट ठीक नहीं है, इसको हम नाम देते हैं माइटोकॉन्ड्रियन को। क्यों ये नाम देते हैं? क्योंकि ये एक ऑर्गेनेली है। इसकी हिस्ट्री जो भी है मौजूदा तौर पर ये एक ऑर्गेनेली है और ऑर्गेनेली होने की वजह से हम इसको नाम माइटोकॉन्ड्रियन देंगे। राइट। नेक्स्ट, अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स ये इनमें पाए जाते हैं सेम एज इन सेल मेम्ब्रेन। जिस तरीके से इसकी जो कंपोजिशन सेल मेम्ब्रेन में है वही कंपोजिशन यहाँ पर है। और मेम्ब्रेन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन्स में पाया जाता है। इसके अलावा वाटर, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, एंजाइम्स, जो रिस्पायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम्स हैं, या कुछ आयंस चाहिए होते हैं, ये सारी चीजें मौजूद होती हैं मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर ये मौजूद होते हैं।
नेक्स्ट अगर हम ओरिजिन की बात करें तो ये एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था पहले, एवोल्यूशन टू यूकैरियोट्स में ये यूकैरियोटिक सेल का हिस्सा बना और इस वजह से हम कह सकते हैं कि ऑल यूकैरियोटिक सेल्स जो है दैट हैव माइटोकॉन्ड्रिया। और इसके अलावा ये क्या है, सेमी ऑटोनोमस बॉडी है जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। अब इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा कि ओरिजिन का क्या मतलब है। ओरिजिन का मतलब ये है कि बिफोर द एवोल्यूशन, इंशाल्लाह सेकेंड ईयर में आप लोगों ने या पढ़ा होगा या पढ़ेंगे इंशाल्लाह, एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स। वहां पर यूकैरियोट सेल की जो एवोल्यूशन हो रही थी तो उस वक्त बहुत सारी चीजें यूकैरियोटिक सेल में शामिल हो गए थे। उनमें से एक ऑर्गेनेली था माइटोकॉन्ड्रिया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सेल को कहा कि मेरे पास अपना डीएनए है, मेरे पास अपने राइबोसोम्स है, मैं एक जो है मैं एक अलग दुनिया हूं, मैं एक अलग ऑर्गेनिज्म हूं। माइटोकॉन्ड्रिया ने कहा मैं एक अलग ऑर्गेनिज्म हूं, तो अगर मैं आपके साथ आपके सेल में आऊंगा तो मेरे कुछ शराइत हैं। शर्त नंबर 1 ये है कि मैं ऑटोनोमस हूं, अभी मैं ऑटोनोमस हूं, आपके साथ मैं सेमी ऑटोनोमस हो जाऊंगा। सेमी ऑटोनोमस का मतलब है कि मैं थोड़ा सा खुद मुख्तार होऊंगा, कुछ फैसले मैं खुद कर सकूंगा। दूसरा उन्होंने ये कहा कि मुझे सेल्फ रेप्लिकेटिंग की इजाजत होगी, जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी, मुझे समझ में आएगा कि सेल के लिए 1 नहीं 2 नहीं 5 माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए तो मैं अपने आप को डिवाइड करके 5 बनाऊंगा। अगर मुझे अंदाजा हुआ कि 100 चाहिए तो मैं 100 बनाऊंगा, 200 चाहिए मैं 200 बनाऊंगा, 1000 चाहिए मैं 1000 बनाऊंगा। तो सेल ने उसके साथ ये 2 बातें मान ली। नतीजतन इसने सेल से क्या चीज मांगी, इन्होंने कहा कि मैं आपके साथ तो ये करूंगा, आपके लिए एनर्जी बनाऊंगा, आपने मुझे सपोर्ट और प्रोटेक्शन देनी है इन्वायरमेंट से, क्योंकि एवोल्यूशन के वक्त वो इन्वायरमेंट प्रोकैरियोट्स के लिए सुटेबल नहीं था। तो इन्होंने सेल से प्रोटेक्शन और सपोर्ट मांगा। सेल ने इसे कहा कि आपने मेरे लिए एनर्जी बनानी है, और इन दोनों के दरमियान जो डील हुई वो डील इस बात पे डन हुई कि मैं आपके लिए एनर्जी बनाऊंगा, आपने मुझे प्रोटेक्शन और क्या देनी है, सपोर्ट देनी है, और इसके साथ साथ आपने मुझे सेमी ऑटोनोमस और सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली के तौर पर डिक्लेयर करना है। सेल ने कहा ठीक है जी। तो नेक्स्ट, यही वजह है कि ऑल यूकैरियोटिक सेल है माइटोकॉन्ड्रिया। आज तक तमाम यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है। इसके अगर हम साइज और शेप की बात करें तो 0.5 माइक्रोन से लेकर 1 माइक्रोन तक इसका डायमीटर है, 0.1 माइक्रोन से लेकर 10 माइक्रोन तक इसकी लेंथ है। इसके अलावा इसकी शेप कैसी है कि ये एक वेसिकल है, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, रॉड शेप भी हो सकता है, फिलामेंटस भी हो सकता है अपीयरेंस में। मींस के जब ये हमें नजर आता है तो ये वेसिकल की तरह होता है, रॉड की तरह भी नजर आता है, फिलामेंटस भी नजर आता है। अकरेंस इन नंबर, अगर हम तादाद में देखें कि ये कितने तादाद में पाया जाता है तो वेरी सेल टू सेल एंड ऑर्गेनिज्म, इसकी तादाद एक सेल से दूसरे सेल तक वेरी करती है और साथ साथ एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक वेरी करती है। जिस तरह आरबीसीज होते हैं, इन आरबीसीज में ये इमैच्योर आरबीसीज में तो मौजूद होते हैं लेकिन मैच्योर आरबीसीज में ये एब्सेंट होते हैं। मसल सेल्स की अगर हम बात करें तो ह्यूमन के मसल सेल में ये 1000 प्लस होते हैं, जबकि एनिमल के मसल सेल्स में 10,000 प्लस होते हैं। हमने इसके नंबर के बारे में पढ़ा कि इसके अंदर ये कितनी तादाद में सेल के अंदर मौजूद होता है। तो सेल टू सेल वेरी करता है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। आपने देख लिया कि आरबीसी में इमैच्योर फॉर्म में ये वहां पर पाए जाते हैं, लेकिन जब आरबीसी मैच्योर होता है तो आपको अच्छी तरह पता है कि आरबीसी ने हेमोग्लोबिन के साथ मिलाकर ऑक्सीजन को लेकर जाना होता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन की शक्ल में। तो ऑक्सीजन के लिए ज्यादा जगह बनाने की वजह से वो अपना न्यूक्लियस भी खत्म कर देते हैं और साथ साथ जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको भी खत्म कर देते हैं। तो इस वजह से मैच्योर आरबीसीज में ये नहीं पाया जाता। दूसरा, अगर हम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हमारे ह्यूमन मसल्स के एक सेल के अंदर 1000 प्लस तक इसकी तादाद होती है, जबकि एनिमल्स को आप देखें, जानवर जितने भी हैं, गाय भैंस बकरियां, उनमें क्या होता है, उनमें उनके मसल सेल्स में 10,000 प्लस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। यही तो रीजन है कि हम इन एनिमल से कम ताकतवर हैं, ये एनिमल्स हमसे ज्यादा ताकतवर हैं। उसकी रीजन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम किसी वक्त पढ़ेंगे कि एनिमल्स और हमारे दरमियान फर्क क्या है। एक मॉडर्न रिसर्च है, उसके ऊपर इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की, कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसमें आउटर और इनर मेम्ब्रेन पाई जाती है।
आउटर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो ये स्मूथ, टफ और परमिएबल होती है। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ भी होता है, टफ भी होता है और परमिएबल भी होता है। परमिएबल मींस जो चीजों को अलाउ करता है। इनर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो ये फोल्डेड एंड रीफोल्डेड होता है। साथ में इसने अपने जो है अपने घेरे में लिया होता है, किस चीज को, मैट्रिक्स को घेरे में लिया होता है। इसके हर फोल्ड को हम क्रिस्टा कहते हैं, प्लूरल इसका है क्रिस्टी। इस क्रिस्टी के अंदर हैविंग अ नॉब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं, जिसमें F0 और F1 प्लेस होता है, पार्ट्स होते हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले वक्त में पढ़ेंगे। इसमें रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है ये हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, मैट्रिक्स में क्या होता है, ये एक लिक्विफाइड मीडिया है माइटोकॉन्ड्रियन का। इसके अंदर कंटेन्स क्या चीज, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, साल्ट्स, इसके अंदर ये चीजें मौजूद होती हैं। नेक्स्ट, क्रेब्स साइकिल यहां पर होता है मैट्रिक्स में, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। सर्कुलर डीएनए इसका अपना होता है और 70S राइबोसोम होता है। दैट इज व्हाट इंडिकेटिंग प्रोकैरियोटिक ऑरिजिन। अगर हम इसके मैट्रिक्स की बात करें तो इसके मैट्रिक्स में वो एंजाइम्स शामिल होते हैं जो कि क्रेब्स साइकिल के लिए जरूरी हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए जरूरी हैं। आप लोगों ने 9th में इसका थोड़ा सा टच पढ़ा है, इसको डिटेल में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होती है और क्रेब्स साइकिल क्या होता है। लेकिन इतना आप जान लें कि जो रिस्पायरेशन होती है उस रिस्पायरेशन के 3 हिस्से होते हैं। एक होता है ग्लाइकोलिसिस, जिसके नतीजे में 2 ATP एनर्जी बनता है। दूसरा होता है क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसके नतीजे में 32 या 30 ATP एनर्जी हमें हासिल होती है। अब सवाल यहाँ पर यह होता है कि ये क्या चीज है और कहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो होती है, लेकिन इसका डिटेल प्रोसेस जो है वो इंशाल्लाह हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर इसके अंदर क्या होता है, अपना सर्कुलर डीएनए भी होता है और 70S राइबोसोम भी होता है, जो कि जाहिर करता है कि ये एक प्रोकैरियोटिक ऑरिजिन था। जिस तरह ऑरिजिन में मैंने आपको बताया कि ये पहले प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था, अब देखिए साबित भी हो गया कि ये वाकई प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था जिसके पास अपना डीएनए और अपना 70S राइबोसोम है। नेक्स्ट क्या है, इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। सेल का पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। उसकी रीजन क्या है, क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, तो ये इस डायग्रामेटिकली ये सारे प्रोसेस में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ आ जाएगी। अगर हम डायग्राम में गौर से देखें तो सबसे पहले हमें आउटर मेम्ब्रेन नजर आता है। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये इनर मेम्ब्रेन आता है। इस इनर मेम्ब्रेन में आप देखिए ये कैसे फोल्ड्स एंड रीफोल्ड्स हैं। ये देखिए ये आपके फोल्ड्स, ये देखिए ये फोल्ड सारे मौजूद होते हैं। इस हर फोल्ड को क्रिस्टा कहते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा ये जो ग्रीन कलर का आपको नजर आ रहे हैं, ग्रीन कलर के डॉट्स जो नजर आ रहे हैं, ये ग्रीन कलर के डॉट्स इंडिकेट करते हैं लिक्विफाइड मीडिया को, दैट इज मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, वाटर साल्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इसके बाद अगर ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं, ये यहाँ पे मैंने रेड कलर में बनाए हैं, यहाँ पे मैंने ब्लू कलर में बनाए हैं। ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं, इन नॉब लाइक स्ट्रक्चर को हम एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं। और इस एलिमेंट्री पार्टिकल को अगर हम जूम करके देखें तो ये इसका F1 पार्टिकल है। ये ऊपर जो इसका सर है दैट इज F1 पार्ट, और नीचे जो इसका स्टॉक टाइप है दैट इज अ F0। तो ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैसे होता है ये फिर आगे आएगा। नेक्स्ट आप यहां पर देखिए दैट इज सर्कुलर डीएनए। ये जो डीएनए आपको नजर आ रहा है इसका इस तरीके से सर्कुलर डीएनए होता है। ये जो आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं ब्लैक कलर के, दीज आर द राइबोसोम्स, जो कि क्या होते हैं, 70S होते हैं। अच्छा, अब एक चीज आपके जहन में आ रही है कि इस डायग्राम में जगह जगह पर मैंने H+ शो किया हुआ है, तो वो भी मैं आपको बताता चलूं कि ये H+ क्या है, ये हाइड्रोजन आयंस हैं। अब एक चीज आपने जहन नशीन करनी है कि जो क्रेब्स साइकिल होता है, क्रेब्स साइकिल इस मैट्रिक्स के अंदर होता है। इसको इन नॉब्स की जरूरत नहीं होती। क्रेब्स साइकिल यहां पर मैट्रिक्स में हो जाता है तो उसके नतीजे में हमें एटीपीज हासिल हो जाते हैं। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, ये आपको नजर आ रहे हैं E-, ये सारे E- जो हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन्स जो कि ट्रांसपोर्ट होती है जिसकी।
एक नॉब से सामने वाले नॉब तक, सामने वाले नॉब से फिर सामने वाले नॉब तक, फिर सामने वाले से फिर सामने वाले नॉब तक, फिर सामने से फिर सामने वाले नॉब तक। इनके इस ट्रांसपोर्ट की वजह से ये इस मैट्रिक्स के अंदर एनर्जी लूज करते जाते हैं और एनर्जी लूज करते जाते हैं और उन एनर्जी से फिर एटीपी बनती है, जिसके नतीजे में फिर हमें एटीपीज हासिल हो जाती हैं। आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि नॉब के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसपोर्ट होती है लेकिन फ्रंट टू फ्रंट होती है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, सामने कोई बंदा है, मैं यहाँ से एक चीज पास करता हूँ उसको, वो वहां से पास करता है दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवे को। तो ये क्या होता है, ये एक जिगजैग पैटर्न पर ये ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। इस ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन जब भी कदम लेते हैं तो कदम कदम पर वो अपनी एनर्जी लॉस करते जाते हैं। एनर्जी लॉस करते जाते हैं, वो एनर्जी इतनी एनफ होती है कि वो एक एडीपी को एक इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ मिलाकर उससे एटीपी बना देते हैं। एटीपी क्या चीज है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी जो कि हमारे लिए एनर्जी करेंसी है, जो हमारे लिए एनर्जी है, वो एनर्जी ये बनाते जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जाते जाते हैं, एनर्जी लूज करते जाते हैं, वो एनर्जी एटीपी बना दी जाती है और ये प्रोसेस चलता रहता है। अब इस प्रोसेस के वक्त जगह जगह पर जो हाइड्रोजन आयंस हैं, ये हाइड्रोजन आयंस के लिए मैंने चूंकि बात की, तो जगह जगह पर ये अपने हाइड्रोजन आयंस को भी छोड़ते जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन आयन क्या है? H+ है, जो कि एक प्रोटॉन है। अब जाहिर बात है अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा तो वो पीछे अपना प्रोटॉन छोड़ता जाएगा ना। तो इसका प्रोटॉन क्या होता है कि ये प्रोटॉन यहां से मैट्रिक्स के रास्ते ऊज आउट होकर ये जो दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान स्पेस है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इस स्पेस में ये हाइड्रोजन आयंस आ जाते हैं। इनके इस स्पेस में आने पर भी ये अपनी एनर्जी लूज करते हैं और ये एनर्जी भी एटीपी बनाने में इस्तेमाल होती है। अब वापस तौर पर क्या होता है? वापस तौर पर ये होता है कि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो छोटे छोटे गोल दायरे मैंने बनाए हैं, ये गोल दायरे क्या हैं? ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। इनमें से जो कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है, इसको हम हाइड्रोजन आयन पंप्स भी कहते हैं। हाइड्रोजन आयन पंप्स भी कहा जाता है। इसका काम क्या होता है कि ये केमी ऑस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ एटीपी करते हैं। क्या मतलब है? केमी ऑस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ एटीपी का मतलब ये है कि ये इस हाइड्रोजन आयन को वापस मैट्रिक्स की तरफ लेके जाते हैं। वापस मैट्रिक्स की तरफ लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे? थ्रू दैट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 2, कॉम्प्लेक्स नंबर 3, कॉम्प्लेक्स नंबर 4, कॉम्प्लेक्स नंबर 5। इन कॉम्प्लेक्स के रास्ते वो जाते 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 वापस मैट्रिक्स तक पहुंचता है। अब जब वो वापस मैट्रिक्स तक पहुंचता है तो वापस मैट्रिक्स तक पहुंचते पहुंचते भी वो एनर्जी लूज करता जाता है। उसके उस एनर्जी लूज करने की वजह से वो एनर्जी इतनी होती है कि वो एडीपी को और इनऑर्गेनिक फास्फेट को आपस में मिलाकर फिर से एटीपी बना देते हैं। तो इस नतीजे में जो हमारे पास एटीपी बनती है, एनर्जी बनती है, इसको हम केमी ऑस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ एटीपी कहते हैं। ये इंशाल्लाह हम चैप्टर 4 में भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर मैंने आपको टच दिया। इस केमी ऑस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ एटीपी को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डिस्कस किसने किया, डिस्कवर किसने किया? पीटर मिचेल 1961 में। ये प्रोसेस पीटर मिचेल ने 1961 में डिस्कस किया कि इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर केमी ऑस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ एटीपी भी होता है। इससे पहले हम कहां तक थे? इससे पहले हम यहां तक थे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, जो कि सेल के लिए एनर्जी बनाती है। और एनर्जी वो दो तरीकों से बनाती है, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। क्रेब्स साइकिल भी मैंने आपको बताया कि क्रेब्स साइकिल में भी क्या होता है, वो मैट्रिक्स के अंदर हो जाता है, तो उसके लिए इतनी ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं होती, वो बड़ा आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जिसके लिए हमें इन नॉब्स की जरूरत होती है या एलिमेंट्री पार्टिकल्स की जरूरत होती है, तो उनके नतीजे में वो एनर्जी बन जाती है। अब जो नेक्स्ट 1961 में जो डिस्कवर हुआ, इसके अंदर एक और प्रोसेस वो था केमी ऑस्मोटिक सिंथेसिस का, जो मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के वक्त ये प्रोटॉन्स या हाइड्रोजन आयंस जो हैं ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर पहुंच जाते हैं। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर ये ऊज आउट हो जाते हैं, दाखिल हो जाते हैं। उसके बाद जब उसको वापस मैट्रिक्स की तरफ लेकर आते हैं तो 5 कॉम्प्लेक्सेस के जरिए इसको वापस लेकर आते हैं। वापस लेकर आते वक्त भी ये अपनी एनर्जी लूज करते जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप ये अपनी एनर्जी लूज
लूज करते जाते हैं। आप वो सोचे ना, जब हम चलते रहते हैं तो एनर्जी हमारी लूज होती है ना, ऐसी ही ये भी स्टेप बाय स्टेप एनर्जी लूज करते जाते हैं। एनर्जी के लूज करने की वजह से जो एनर्जी बनती है, एटीपी बनती है। क्यों जी? क्योंकि एटीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट ये दोनों तैयार होते हैं, इनको सिर्फ ऐसी एनर्जी चाहिए होती है जो इन दोनों को जोड़ दे। अब वो एनर्जी जो हाइड्रोजन लॉस करता है, वो एनर्जी इन दोनों को जोड़ने के लिए काफी हो जाती है, तो हमारे पास एटीपी बन जाती है। ये एटीपी क्या होती है? केमी ऑस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ एटीपी होता है। अब अगर हम इस माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन का आपको ऑलरेडी पता है कि सिंथेसिस ऑफ एटीपी करता है ये, जो कि हमारे लिए क्या है? एनर्जी करेंसी है। और ये एटीपी कैसे बनाता है? क्रेब्स साइकिल से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, केमी ऑस्मोटिक सिंथेसिस से। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या था? ये एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो कि पहले प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था, जो बाद में सेल के अंदर आया, जिसने सेल के साथ ये मुआहदा किया कि मैं आपके लिए एनर्जी बनाऊंगा, और वाकई उसने अपने मुआहदे की काफी पासदारी की, और वो वाकई आज तक सेल यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद है और सेल्स के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी बनाता है। ना सिर्फ क्रेब्स साइकिल से, ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, बल्कि साथ साथ केमी ऑस्मोटिक सिंथेसिस से भी ये एटीपीज बनाता है सेल के लिए। इसी वजह से इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर ना होता, ये एक एमसीक्यूज आता है कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर ना होता तो क्या होता? अगर माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर ना होता तो इतनी सारी एनर्जी ना बनती, जो तकरीबन 40 एटीपीज तक पहुंच जाती है। केमी ऑस्मोटिक सिंथेसिस को इसके साथ मिलाकर तकरीबन 40 एटीपीज तक पहुंच जाती है, बल्कि उससे भी ज्यादा हो सकती है, वेरी करता है। तो अगर ये सेल्स में ना होते तो हमें इतनी एनर्जी ना मिलती, हम इतने काम करने के काबिल ना होते। हमारा जो सेल है वो तो ग्लाइकोलिसिस से, जो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होती है, उसके नतीजे में तो सिर्फ 2 एटीपी एनर्जी बनती है, और 2 एटीपी बहुत कम है। इसका मतलब ये कि हम एडल्ट्स जो हैं, अगर हम एडल्ट्स पूरे दिन में सिर्फ 2 नवाले खाना खाएंगे तो आप मुझे बताएं हमारे अंदर एनर्जी आएगी? नहीं आएगी। हम भूखे रहेंगे, सारा दिन हम भूखे रहेंगे, ऐसे ऐसे हम कमजोर होते जाएंगे। सो ऐसे ही हमारे सेल्स हैं, अगर उन सेल्स को 40 या 40 से अबव एटीपी एनर्जी ना मिले और सिर्फ 2 एटीपी एनर्जी मिले, तो आप बताएं वो सेल कैसे परफॉर्म करेगा? नहीं परफॉर्म कर पाएगा, वो सेल डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे। इंसान का लाइफ स्पेन कम हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी जो है ये लाइफ स्पेन को बढ़ाती है। आप देखते हैं जितने भी एक्टर्स होते हैं, वो एक्टर्स क्या करते हैं? वो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। आप देखें उनकी उम्र कितनी ज्यादा होती है, वो फिर भी एनर्जी का एक पावर पैक होते हैं। उसकी रीजन यही है। ऐसी ही अगर हमारे सेल्स को एनर्जी मिलती जाएगी तो हमारे सेल्स एक्टिव रहेंगे और हम एक्टिव रहेंगे, नतीजतन हम एक्टिव रहेंगे। सो यही रीजन है कि माइटोकॉन्ड्रिया मेरी फेवरेट ऑर्गेनेली है, क्योंकि ये सेल को कमजोर होने नहीं देती। और दूसरी रीजन इसके मेरे फेवरेट होने की, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और मेहताब मरबत में बड़ी सिमिलरिटीज हैं। कैसे? मेहताब मरबत कॉलेज के लिए माइटोकॉन्ड्रिया है और माइटोकॉन्ड्रिया सेल के लिए माइटोकॉन्ड्रिया है। टीचर्स के बगैर कॉलेजेस जो हैं उनके अंदर एनर्जी कम हो जाती है, वो नहीं चल सकते। And being a teacher, I am proud of myself. So that's why mitochondria is my favorite organelle. Thank you so much. Allah Hafiz.